बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश किया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये मुठभेड़ भारत नेपाल सीमावर्ती नानपारा कोतवाली क्षेत्र में सरयू मुख्य नहर के निकट हाड़ा बेसेरी में हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसके बाद 5 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत और अन्य ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी डॉली मिश्रा का भी अब बयान सामने आया है। डॉली मिश्रा ने पुलिस पर घूस लेने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि बहराइच में गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद की बेटी का बयान भी अब इस हत्याकांड पर सामने आ चुका है। आपको बता दें कि रुखसार का कहना है कि मेरे वालिद और 2 भाई सरफराज और अफीम को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया है। रुखसार ने कहा कि शौहर और देवर को पहले ही उठा लिया जा चुका था, किसी थाने में उनका अता पता नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी सुरक्षा और मिलने की जो है वो गुहार लगाई है। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराज 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है।
ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। अभी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सीटें, और 1 सीट पर जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी, बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली। आगे उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए। आगे भी कुछ चर्चा चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा, दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सीट बंटवारे को लेकर कहा कि झारखंड में भाजपा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा इसमें जो है वो कर दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर, और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुदेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है।
वहीं उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने अंतिम रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बिल 7 फरवरी को विधानसभा में पारित हो गया। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और 12 मार्च को ये बिल कानून बन गया। शत्रुघ्न सिंह और उनकी टीम को नियमावली बनाने का काम सौंपा गया है। इस अधिनियम के तहत जिसे उन्होंने आज हमें सौंपा, मैनुअल में 4 खंड हैं: विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार। जो संकल्प लिया था, देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम सबसे पहले ही कैबिनेट में यही निर्णय लिया कि हम इसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाएंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोग। खबर भिंड से है, जहां सास ने बहू को बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं आपको बता दें कि बहू को इतना पीटा कि बहू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं आपको बताते चले कि घायल अवस्था में रात में बहू को घर से बाहर निकाल दिया गया। वहीं बहू ने सास ससुर और जेठ पर मारपीट का आरोप लगाया है, लेकिन अब मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं बहू का कोर्ट में पहले से ही विवाद चल रहा था। कोर्ट ने भी ससुरालियों को बहू के साथ रखने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी बहू को घर से बाहर आधी रात में निकाल दिया गया। ये घटना के बाद ससुराली जन घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए और वहीं बहू जो है जमीन पर पड़ी हुई नजर आई। हमारी सास ससुर जेठ ने मुझे घर से निकाल दिया, मार डाला। आपके ससुर का क्या नाम है? देव सिंह। और जेठ का? नरेंद्र। नरेंद्र आगे क्या लिखती? सास क्या? आपको क्यों मारा उन्होंने? हम अपने घर में आए थे ससुराल में और हमारे पति है नहीं है और हमें घर से कचोर इस तरह से मारा। आपके पति कहाँ गए? हमारे पति को घर से भगा दिया सभी लोगों ने। अच्छा, तो आपको क्यों मारा इन्होंने? हम घर में आए थे। जब आप अपने घर में आती हैं, अभी कहाँ रहती थी आप? खबर छतरपुर से है, जहां साइबर अपराधों से बचाव एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु छतरपुर जिले में कार्यरत साइबर टीम को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आधुनिक संसाधनों एवं सॉफ्टवेयर से लैस नवीन कार्यालय का आज शुभारंभ सागर आईजी प्रमोद वर्मा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सागर आईजी प्रमोद वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि साइबर अपराधों से बचाव एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु छतरपुर जिले में साइबर टीम कार्यरत है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इससे और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज ललित शाकेवार आदि अधिकारी मौजूद रहे। कोशिश की है इसके साथ में कि सभी को अच्छे लेटेस्ट हार्डवेयर कंप्यूटर्स, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट हैं
तो जिससे कि हर तरह की परिस्थितियों के बारे में भी आकलन किया जा सके। सर, आमतौर पर ये लतीफी देखी जाती है, यहाँ देखने को मिलता है थानों में कहीं भी, तो क्या यहाँ तत्परता से काम होगा या यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप वहीं छतरपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई हेलमेट बैंक सेवा से लगातार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि हेलमेट बैंक सेवा का विगत 12 जुलाई को एसपी अगम जैन ने इसका शुभारंभ किया था और उसके बाद से लगातार वाहन चालक लाभान्वित हो रहे हैं। यहां एक और 2 व्हीलर वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट मिलने से खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर फेरी लगाकर कपड़ों का व्यापार करने वाली पूजा जैन ने बताया है कि हेलमेट बैंक सेवा से मुझे लगातार लाभ हो रहा है। उन्होंने हेलमेट बैंक सेवा शुरू करने के लिए छतरपुर एसपी और यातायात प्रभारी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस योजना को लेकर यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने बताया कि ये योजना जुलाई माह से एसपी अगम जैन के निर्देशन पर शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अब तक 1000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। नाम पूजा जैन है और जब से ये बैंक खुला है मैं तभी से ले रही हूँ और आज मुझे 2 महीना भर हो गया है। काफी दिन से मैं ले रही हूँ, आप एंट्री देख लीजिए। सवेरे ले जाती हूँ, शाम को जमा कर जाती हूँ अपना। क्या फायदा मिला और क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सभी से कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं से, जेंट्सों से, बच्चों से खास तौर से, कि आप हेलमेट लगा के चलें और अपनी सुरक्षा देखें। और मुझे तो देखो, पहले मैं टूटा लगाती थी और आज मुझे नया मिल गया। मैं एसपी साहब आगम जैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग जिस महिलाओं के लिए वो ले नहीं पाते हैं और उनके लिए हेलमेट बैंक खोल रखा है। और इससे मैडम क्या काम करती है आप? मैं फेरी लगाती हूँ सर, और गांव-गांव जाना पड़ता है, मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, तो इसके लिए मेरी बहुत अच्छा है। हेलमेट लगा के जाती हूँ, सुरक्षा होती है और लोगों से मैं कहती भी हूँ और यही सबसे कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सब लोग हेलमेट लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल पर हम लोगों ने जिले में एक हेलमेट बैंक खोलने की विचारधारा से 2 महीने पहले एक हेलमेट बैंक छत्रसाल चौराहे पर हमने खोला था। हमारा मुख्य उद्देश्य था हेलमेट बैंक खोलने का कि लोग जो है हेलमेट लगाने के विभिन्न तरीके के बहाने बताते थे कि मैं जल्दी में निकल आया या मुझे हेलमेट नहीं मिल पाया है, या इस तरीके के बहाने करते थे कि 2 मिनट के काम के लिए क्या लगाए। तो हम लोगों ने इसके लिए प्लानिंग की कि एक ऐसा इनको एक हेलमेट बैंक दिया जाए ताकि ये जब भी अपने घर से निकले या किसी कारणवश हेलमेट लाना भूल गए हैं या नहीं ले पाए हैं या कम समय के लिए आ रहे हैं, कम दूरी के लिए जा रहे हैं, तो इस स्थान से निःशुल्क हेलमेट प्राप्त करके अपने कार्यों को पूरा करेंगे। ताकि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। 2016 से लागू इस प्रतिबंध के बावजूद जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। सीवान और छपरा के बाद अब गोपालगंज भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा है। तीनों जिलों में गुरुवार शाम तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में गुरुवार की शाम तक जहरीली शराब पीने से कम 39 लोगों की जान चली गई है। इनमें सीवान जिले के सर्वाधिक 24, छपरा में 14 तो गोपालगंज का एक मृतक भी शामिल है। इसके अलावा 32 लोग जहरीली शराब पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार हैं और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। सीवान जिला प्रशासन ने 20 लोगों को, सारण जिला प्रशासन ने 5 लोगों की शराब से मौत की पुष्टि की है। सीवान के 9 और छपरा के 14 लोगों का अभी विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पटना स्थित पीएमसीएच में छपरा के जिन 14 लोगों की भर्ती जो है वो कराई गई है, उनमें से 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। अधिकतर लोगों में आंखों की रोशनी गायब हो गई है। सीवान के 8 और सारण के 6 गांव इस कांड से प्रभावित हुए हैं। कुल 63 लोग बीमार हुए हैं। इनमें से 13 को गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया है।
वहीं भागलपुर में नाथनगर भतोड़िया कंजिया फोरलेन चौक के समीप ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का आज ये दूसरा दिन है। बाईपास फोरलेन बनते ही भतोड़िया कंजिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा और क्षेत्र के करीब 50 गांव के लोगों का आवागमन ठप हो जाएगा। वहीं रास्ता बंद होते ही लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि फोरलेन का निर्माण होते ही ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, इसलिए जब तक भतोड़िया कंजिया फोरलेन चौक के पास ओवर ब्रिज अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र के लोगों का धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आज ये हम लोगों का दूसरा दिन का जो है धरना प्रदर्शन है और ये जो है हम लोगों का अंडरपास हो या ओवर ब्रिज हो, इनके लिए हम लोग लगातार जो है जिस समय से बाईपास बना था उस समय से ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने लिखित के माध्यम से हम लोगों ने जो है मांग किया है, लेकिन आज तक जो है किसी ने सुना नहीं। बाय दिन जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होता है और जिस तरह से हम लोगों को सुनने के मिल रहा है कि यहाँ से घुमा करके हम लोग 1.5 किलोमीटर चौड़ होते हुए जो है 4 किलोमीटर आगे से हम लोगों को जो है घुमा करके हम लोगों को उस पार में ले जाने वाला, इधर हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, मार्केट है, इधर से जो है हम लोगों को जाना आना होता है। हमारी माँ बहन छात्र छात्राएं किसान मजदूर हर प्रकार के लोग जो है आते जाते रहते हैं और सबको यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक की पहचान दिलीप पाल उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर मोहदनीपुर गांव के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जो है पुलिस जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के ओमेक्स फैक्ट्री के पास की ये पूरी घटना है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।